हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन डी। इसके पहले ही की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन नंबर ए, बी और सी तीन सेक्शन सॉल्व कर लिया था। और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ जो भी उसमें चीजें थी, जो भी बताने जैसा था, वो सारा चीज मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में सीधा जाके वहां पे मैंने लिख दिया है अकाउंट पेपर सॉल्यूशन अक्टूबर 2022 2023। तो आप उसमें जाके आसानी से देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल अभी शुरू करते हैं विभाग बी का सॉल्यूशन। तो विभाग बी का कैसे सॉल्व करना है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो विभाग बी में आपको टोटल जो है 27 से 30 तक चार क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहता है? 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 16 मार्क्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित माहिती पर से विपुल और विशाल की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष की औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना कीजिए। सवाल में बोला है कि जो सवाल में हमें जानकारी दिया गया उसमें क्या है? 5 वर्ष की औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर। राइट, तो ये थोड़ा आपको समझना जरूरी है कि 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर। फिर बोला अंतिम 5 वर्ष के लाभ की माहिती निम्नानुसार है। अब हमें यहाँ पे देखो 5 साल की माहिती जो यानी जानकारी जो है वो दिया गया है। अगर जानकारी में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 17 18, 18 19, उसके बाद 21 22, फिर 19 20, फिर 20 21, मतलब जो है ईयर जो है ना वो आगे पीछे कर दिया है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है? कंफ्यूजन ये होगा कि मे बी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे, नॉर्मल मतलब जिनको सब कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधा अमाउंट देखेंगे 1 लाख, 1,10,000, 1,50,000, 1,80,000 और 2 लाख। अब बोलेंगे सर रकम लगातार बढ़ रहा है तो फटाफट भारित लगा के सवाल को खत्म करते हैं। पर ऐसा नहीं, हमें ईयर यानी वर्ष को भी ध्यान में देना होता है। तो वर्ष को अगर ध्यान में दोगे तो पहले आएगा 17 18 यानी 1 नंबर, उसके बाद आएगा 18 19 2, फिर उसके बाद 19 20, 20 21 और ये हो गया आपका 21 22। अगर अब ध्यान दोगे तो 1 लाख, 1,10,000, उसके बाद 1,80,000, 2 लाख, फिर 1.5 लाख, यानी बढ़ा फिर घटा। तो ऐसे केस में हमें कौन सा लगाना होता है? सरल औसत लगाना होता है, यानी जो हमारा औसत है। राइट, क्लियर है इतना? तो इस तरह से देखो एग्जाम में जो बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें भी कंफ्यूजन करने के लिए वो आगे पीछे देंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको बेसिक्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सॉल्यूशंस देखते हैं इसका कैसे होगा। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। आपको करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है? सारा लाभ जो हमें जोड़ देना है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो सारा लाभ मतलब 2017 18 का, 18 19 19 20 20 21 21 22 का हमने जोड़ा तो कितना आ रहा है? 7,40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7,40,000। अब हमें बोला था औसत लाभ से, देखो सवाल में बोला था ना औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी। तो 4 वर्ष की खरीदी औसत लाभ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें निकालना होता है औसत लाभ, और दूसरा पॉइंट होता है हमें निकालना होता है ख्याति। औसत लाभ का फॉर्मूला होता है कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है? 7,40,000 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7,40,000। तो 7,40,000 भागे 5 करोगे तो ये आएगा 1,48,000 रुपए। और ये डब्बा इसलिए बना दिया ताकि सामने वाले को डायरेक्टली ये दिखे। ठीक है, उसके बाद लिखा है औसत ख्याति। तो ख्याति का फॉर्मूला होता है औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। औसत लाभ अपना कितना है? 1,48,000, और खरीदी के वर्ष कितना है? 4। तो 1,48,000 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,92,000। ये भी डब्बा इसलिए लगा दिया ताकि सामने वाले को डायरेक्टली आंसर दिखे। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा, नीचे नाम लिखा हुआ है, मुझे लगा शायद दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे ही लिखने वाला था। ठीक है, इस तरह से डब्बा लगा दिया करो, यानी बॉक्स बना दिया करो। इससे क्या होगा कि जो आंसर्स होते हैं वो क्लियरली दिखता है। जब आंसर क्लियरली दिखता है तो उनको साइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो भी ख्याति वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। सवाल में लिखा है अंतिम 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 1.5 लाख, 1,30,000 और 1,70,000 है। ये देखो घटता बढ़ता वाला है कि धंधा की कुल संपत्ति कितनी दी है? 15 लाख दिया है। ठीक है, कुल संपत्ति कितना दिया है आपका? 15 लाख। कुल दायित्व दिया है 5 लाख। धंधा का सामान्य यानी कि अपेक्षित मुआवजा का दर 10% है। पीढ़ी की ख्याति की कीमत
औसत लाभ के पूंजीकृत करने की पद्धति से ज्ञात कीजिए। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सवाल में हमें पूछा क्या है। तो सवाल में हमें पूछा है औसत लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो औसत लाभ के पूंजीकरण की पद्धति का सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मेट तैयार करोगे, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है। ये फॉर्मेट में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है विनियोजित पूंजी। देखो, ख्याति वाला जो चैप्टर है इसमें मैंने पहले ही बताया था कि ख्याति वाले चैप्टर का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या कर दो, फॉर्मेट तैयार कर दो। और फॉर्मेट तैयार करने के बाद जो कैलकुलेशन है वो आप नीचे लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने देखा था कि कैलकुलेशन जो है थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं बीच में मैंने 5 लाइन छोड़ दिया था, और 5 लाइन छोड़ा तो जो कैलकुलेशन है वो 5 लाइन में ही कवर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, तो फॉर्मेट बनेगा विनियोजित पूंजी। देखो, नाम पूछा है लाभ का पूंजीकरण, ध्यान से सुनना, लाभ का पूंजीकरण। और लाभ में भी कौन सा पूछा है, औसत लाभ पूछा है, राइट। तो हमें निकालना पड़ेगा औसत लाभ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। फिर सेकंड होता है अपेक्षित मुआवजा का दर। उसके बाद थर्ड होता है आपका औसत लाभ। फिर फोर्थ होता है आपका पूंजीकृत लाभ। और आपका फिफ्थ होता है ख्याति। ख्याति का फॉर्मूला होता है पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू में भी बनता है और 1 मार्क्स में भी पूछते हैं कि भाई बताओ पूंजीकृत पद्धति में हम जब ख्याति निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। इस बार भी एग्जाम में पूछा था तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। अब इसका चलते हैं वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो सवाल में हमने देखा था यहाँ पे कुल संपत्ति जो है वो 15 लाख दिया हुआ है, कुल दायित्व दिया हुआ है 5 लाख। तो फटाफट वैल्यू रखा, तो 15 में से 5 गया तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इक्वल का निशान करके डायरेक्टली मैंने 10 लिख दिया। अब देखो जो चेकर होगा डायरेक्टली यहाँ 10 देखेगा तो इसको टिक कर देगा। उसके बाद अगला होगा अपेक्षित मुआवजा का दर, तो वो 10% लिखा मैंने, ये भी टिक कर दिया। उसके बाद अगला है औसत लाभ। तो औसत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी फॉर्मेट क्या होता है इसका, इसका हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले। हमने बोला कि कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या, राइट। कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ कितना है, 1.5 लाख, 1,30,000 और 1,70,000 बटे में 3। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा 4.5 लाख, वर्ष 3 है, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,50,000। तो ये भी आपका टिक हो गया। उसके बाद फॉर्मूला है पूंजीकृत लाभ का। तो पूंजीकृत लाभ का फॉर्मूला होता है औसत बटे में अपेक्षित। अब यहीं पे बोला होता है अधिक लाभ की पद्धति, तो हमें एक और पॉइंट निकालना पड़ता है अधिक लाभ। तो उसके लिए हमें अपेक्षित मुआवजा का दर के साथ अपेक्षित लाभ भी निकालना पड़ता है। तो आपको फॉर्मेट इसी तरीके से याद करना है कि सवाल में जो हेडिंग होती है, हेडिंग के बेस पे आपको फॉर्मेट याद रखना होगा। और ये सब याद कैसे करते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप वो उसका वीडियो भी देख सकते हैं। यानी पूरा मैंने जो क्लास ली है वो क्लास आप देख सकते हो, वीडियो नहीं क्लास बोलो उसको, ठीक है। तो आप उसका क्लास देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखोगे औसत लाभ बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर। तो औसत लाभ कितना है, 1.5 लाख बटे में 10। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने गुणे 100 भी लिखा है। तो गुणे 100 इसलिए लिखा है कि अगर आप इस तरह से लिखते हो, ध्यान से देखना, 1,50,000 बटे में 10 गुणे 100, तो ये लिखोगे तो सही माना जाएगा। या तो डायरेक्टली आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली आप परसेंटेज लगा दो। तो जब आप डायरेक्टली परसेंटेज लगा दोगे तो आपको ये 100 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपका दोनों ही सही माना जाएगा। 1,50,000 बटे में 10% कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15 लाख रुपए। ये हो गया आपका चौथा नंबर सही। उसके बाद अगला फॉर्मूला होता है ख्याति। तो ख्याति का फॉर्मूला है पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत लाभ में से विनियोजित पूंजी माइनस किया तो 15 लाख में से 10 लाख माइनस हुआ। ये देखो 15 लाख आया था ना, तो 15 में से 10 गया तो बचा कितना, 5। तो ये हो गया हमारा ख्याति, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और ये पांचों सही करने के बाद सामने वाला जो चेकर होगा आपको 4 नंबर देके आगे बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो थियोरी है। तो थियोरी में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं प्रैक्टिकल को कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। प्रैक्टिकल है हमारा 29 नंबर। 29 नंबर में बोला है MNO, ध्यान से सुनना, MNO 3, 2, 1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। M निवृत्त होता है। तीनों में से निवृत्त कौन हो रहा है, M निवृत्त हो रहा है। फिर बोला है कि M के हिस्से में से, ध्यान से सुनना, M के हिस्से में 1/10 भाग किसको मिलता है, N को मिलता है। और जो बचा खुचा यानी कि शेष भाग किसको मिलेगा, ओ को मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण क्या होगा और लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। यानी दो बातें निकालनी है, नया प्रमाण निकालना है और लाभ के प्रमाण की गणना करनी है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सवाल में क्लियरली मेंशन किया है कि क्या है कैसा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सवाल में मैंने बताया है कि हमारे पास 3 लोग हैं, MNO।
पुराना प्रमाण दिया 3:2:1 इज इक्वल टू 6 लिखा ना, MNO इज इक्वल टू कितना है, 6 है। उसके बाद पुराना भाग की बात करते हैं, तो पुराना भाग जो है वो यानी हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। याद है मैंने बताया था ये प्रमाण होता है और ये भाग होता है। फिर सवाल में बोला है कि निवृत्त कौन हो रहा है, M, तो ये हो गया आपका निवृत्त बंदा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, निवृत्त हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, एम क्या हो रहा है, यहाँ पे निवृत्त हो रहा है। तो एम के हिस्से में कितना मिलता है, 1/10। एम के हिस्से में कितना आ रहा है, 1/, ध्यान से सुनो, सॉरी सॉरी, एम के हिस्से में से 1/10 भाग किसको मिला है, एन को मिला है, और शेष हिस्सा किसको मिला है, ओ को मिला है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन को कितना भाग मिला है, तो एन को मिला है 1/10, और जो शेष बचेगा वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा ओ को। अब शेष कितना बचा है, तो हमने निकाला यहाँ पे शेष भाग बराबर, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शेष भाग बराबर, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, शेष भाग बराबर एम का भाग, राइट, क्या हो जाएगा, एम का भाग माइनस एन का भाग। मतलब क्या है, एम का जो टोटल भाग है उसमें से एन को जितना मिला है, ध्यान से सुनना, एम का जो टोटल भाग है उसमें से एन को जितना मिला है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एम का भाग कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो 3/6 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था 3/6। याद रखना ये मीन है, ठीक है, ये वाला आपका मीन है। उसके बाद माइनस एन का भाग, तो एन का भाग कितना, 1/10, तो ये 1/10 पहले लिखा था, क्लियर इतना। अब ये 6 है और ये 10 है, तो याद होगा मैंने कहा था दोनों का कैसे भी करके हमें डिवाइड वाला सेम करना होता है। तो ये 10 है और ये 6 है, तो दोनों का डिवाइड वाला सेम कैसे होगा, तो हमें पता है 6×5=30 होता है और 10×3=30 होता है। तो 6×5=30 और 10×3=30 अगर होता है, इसका जब सॉल्यूशन करने बैठोगे तो यहाँ पे आपको पता है 6×5=30, मतलब 6 में ये वाली इसमें 5 से गुणा किया और 5 से भाग किया, और इसी तरीके से इसमें 3 से गुणा किया और 3 से भाग किया, तो सॉल्यूशन का क्या बनेगा, 5×3=15 और ये बनेगा 3×1=3, तो 15/30 और 3/30। तो यानी कि हमारा जो फुल फ्लेज सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 15 - 3/30 इज इक्वल टू 12/30। तो ये आ गया एन का भाग, ये क्या आ गया है आपका, एन का भाग, एन का भाग, ठीक है, ये हमने लिख दिया एन का भाग। अब आगे बढ़ते हैं, हमने हमें बोला था कि भाई हमें निकालना है कि प्रमाण क्या होगा, बराबर से प्रमाण निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन और ओ का भाग लिख देंगे, किसका, एन और ओ का। तो एन का पता है आपको दिया गया है 1/10, और ओ का अभी हम लोगों ने निकाला, ये सॉरी ओ का होगा, एन नहीं होगा, बाय मिस्टेक मैंने, हाँ, ये ओ होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, एक सेकंड ये थोड़ा अटक रहा है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इसका 1/10 है और ओ का अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 12/30। तो पहले ये हमने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। अब हमने ये बात पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि हम तब तक प्रमाण में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों का डिवाइड वाला क्या हो, सेम ना हो। तो इसीलिए इसको 10 को हमें 30 में कन्वर्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने लिखा गुणे 3 और भागे में 3, क्योंकि ये 10 पहले से ही था। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3/30 और ये आ जाएगा 12/30। इसका मतलब इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3/12, और छोटा करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका लाभ का प्रमाण। और हमें सिर्फ लाभ का प्रमाण नहीं निकालना था, हमें निकालना था नया भाग। तो नया भाग बराबर क्या होता है, पुराना प्लस लाभ। क्या होता है, पुराना प्लस लाभ, यानी जो भी पुराना था उसमें लाभ जोड़ दो, आपका मिल गया नया। तो अब पुराना प्लस लाभ में देखो क्या होगा, सबसे पहले 2/6 और 1/6 पुराना था। नया इसका लाभ का कितना था, एन का लाभ था 3/30 और ओ का लाभ था 12/30, राइट। अब इसका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा, तो पहले ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 30 है और ये 6 है, ध्यान से सुनना, ये 30 है और ये 6 है। तो जब 30 और 6 है तो मैंने कहा कि दोनों का क्या होना चाहिए, डिवाइड वाला सेम होना चाहिए। दोनों का डिवाइड वाला सेम करने के लिए हमने पहले 5 से गुणा किया और 5 से भाग किया। तो ये क्या हो गया, 5×1=5 और 6×5=30, 5/30 प्लस 12/30। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 17/30। ये हो गया आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है, 5 से गुणा और 5 से भाग किया तो 5×2
10 हो गया और 6 पचे 30 हो गया। तो 10/30 प्लस 3/30 यानी 10 + 3 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 10 + 3 13 हो गया और ये 30 तो था ही। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? 13/30 और 17/30। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABCD, सॉरी 4 है, ABCD 5 4 3 3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 1 4 22 से ए निवृत्त होता है। कौन निवृत्त हो रहा है? यहाँ पे ए निवृत्त हो रहा है। फिर आगे लिखा है कि ए की निवृत्ति के समय पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति 75,000 से दर्शाई थी। याद रखना, साफ साफ यहाँ पे वर्ड यूज किया है, पुरानी पीढ़ी की ख्याति। तो पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति का मतलब ये होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? अपलिखित करते हैं। क्या करते हैं? इसको अपलिखित करते हैं। ये बात मैंने आपको काफी सिखाया है, तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग वीडियोस देखते होंगे कंटिन्यू, उनको ये बात पता होगा कि पुरानी ख्याति को हम क्या करते हैं? अपलिखित करते हैं। फिर आगे लिखा है कि बी सी और डी का नया लाभ हानि का प्रमाण 3:1 दिया हुआ है। ये पुराना है और ये नया है। जब पुराना नया दिया ही है तो टेंशन नहीं, हम फटाफट लाभ निकाल लेंगे। फिर आगे लिखा कि ए की निवृत्ति के समय पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया। ठीक है, सॉरी, 90,000 से किया गया। ये जो ख्याति का मूल्यांकन है, एक्चुअली में ये कौन सी ख्याति है? नई ख्याति है। राइट, तो ये थोड़ा याद रखना है कि आपका नई ख्याति का क्या करना होता है और पुरानी ख्याति का क्या करना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा आवश्यक गणना दर्शाकर संबंधी आवश्यक रोजनामचा लिखो। तो चलते हैं पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लिख देते हैं A B C और D। ए बी सी और डी का अगर आप देखोगे तो दिया है 5:4:3:3। तो 5 4 9 3 12 3 15। तो टोटल कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमें लिखना होता है भाग। तो भाग कैसे लिखेंगे? 5/15, 4/15, 3/15, फिर 3/15। ठीक है, छोड़ के कौन जा रहा है? ए। तो ए जो है वो आप ऐसे बॉक्स बनाना चाहो तो बना देना, नहीं बनाना चाहो तो सीधा नीचे लिख देना कि निवृत्त होता है। राइट, अब बचेगा कौन? तो बचेंगे बी सी और डी। इनका हमें प्रमाण दिया 3:1, 1:1 यानी 3:1:1। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। यानी 3/5, 1/5 और 1/5। तो ये पहले मैंने सवाल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन में बाद में समझाता हूं, पहले जो मुद्दा एकदम आसान वाला है वो समझा देता हूं। आसान वाला ये है कि पहले हमें पुरानी ख्याति दिया है। तो जब हमें पहले पुरानी ख्याति दिया है तो हम उसको अपलिखित करते हैं। तो अपलिखित जब हम करेंगे तो रोजनामचा क्या बनेगा? ख्याति हमारे लिए संपत्ति, ये खाता बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? जमा। यानी ये आ जाएगा 75,000 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये हमें बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि हमें सवाल में यहाँ पे मेंशन है कि पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति कितना है? 75,000 रुपए है। तो इसको हम क्या करते हैं? अपलिखित करेंगे। तो ये ख्याति जमा हो जाएगा। जब संपत्ति को अपलिखित किया जाता है तो इससे पीढ़ी का क्या होता है? नुकसान होता है, और ये नुकसान बाद में सहना पड़ता है साझेदार को। तो यहाँ पे साझेदार कौन कौन है? तो चारों के चारों, क्योंकि ये पुरानी है और पुरानी जो है वो सबको सहना पड़ता है। तो पुरानी मतलब यहाँ पे हो जाएगा ABCD। क्या हो जाएगा? ABCD। तो उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा ही है वैसे तो। ABCD की पूंजी खाते उधार। अब कौन से प्रमाण में? तो क्लियरली याद रखना है, पुरानी चीजें हमेशा पुराने प्रमाण में होती है। मतलब 5:4:3:3। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि पुराने प्रमाण में, नहीं 5:4:3:3। कैसे कैलसी में करोगे तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। 75,000 75,000 गुड़े 5/15। ठीक है, कितना हो रहा है टोटल? 5 4 9 3 12 3 15। ये पीछे मैंने करके दिखाया है। तो यहाँ पे जगह 75,000 गुड़े 5/15, फिर 4/15, फिर 3/15। इस तरह से आपको सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला आया नई ख्याति का। तो नई ख्याति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखना है कि सिर्फ फायदा किसको हुआ है? बी को। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले उसके लिए हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। यानी लाभ बराबर, अब नई ख्याति की बात आती है तो नई ख्याति का हम गणना आगे बढ़ाए उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा लाभ। क्या निकालना पड़ेगा? लाभ। तो जब हम लाभ निकालने बैठेंगे तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? नया माइनस पुराना। और लकीली हमें क्वेश्चन में नया और पुराना दोनों दिया है। नया है यहाँ पे 3/5। ठीक है, फिर 1/5 और 1/5। और पुराना दिया है 4/15, 3/15 और 3/15। अब यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, इसीलिए देखो सब में 3 से गुणा किया, 3 से भाग किया, 3 से गुणा किया, 3 से भाग किया। तो जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा 9। कैसे? 3 3 का 9, 3 1 3, 3 1 3। तो 9/15,
फिर 3/15, 3/15, और ये पुराना आपका है 4/15, वो लिखा, तो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा 5/15, और ये आया 0, ये आया 0। अगर इसका ध्यान से देखोगे तो सिर्फ किसको लाभ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बी को लाभ हुआ है। तो जब सिर्फ और सिर्फ बी को लाभ हुआ है तो यहाँ पे पहले मैं बी लिख देता हूं। जब सिर्फ और सिर्फ बी को लाभ हुआ है, ये ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ बी को लाभ हुआ है तो पैसा भी कौन चुकाएगा, सिर्फ बी चुकाएगा। लेकिन हमें पहले पता करना पड़ेगा बी कितना चुकाएगा। तो यहाँ पे टोटल ख्याति है 90,000 और बी का फायदा है 5/15। देखो इसका सॉल्यूशन जो है ना वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक, तुम ये निकालो कि बी कितना ख्याति चुकाएगा, या तो दूसरा, ए को कितना ख्याति मिलना चाहिए। तो ए को कितना ख्याति मिलना चाहिए, वो है 90,000 टोटल, और उसमें से जो इसका हिस्सा है, ये मुझे नीचे थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये साइड में कर देता हूं मैं। देखो टोटल ख्याति कितना है, 90,000 है। उसमें से जो ए का हिस्सा है, नहीं जो छोड़ के जा रहा है, उसका कितना था, 5/15। पुराना वाला 5/15 था। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। हालांकि मेरा सजेशन होगा आप इस तरह से करना, उसके बाद ये वाला करना, क्योंकि यही तरीका आपको 99 के 100% क्वेश्चन में काम आएगा। ये तरीका भले मैंने इसमें कर दिया, लेकिन आपको यही करना है। पहले आपको ए के हिसाब से चलना है। तो ए की ख्याति कितनी हो जाएगी, 90,000 गुणे 5/15, सॉल्यूशन आपका सेम आएगा 30,000 रुपए। और ये पूरा का पूरा ख्याति कौन चुकाएगा, तो वो बी चुकाएगा। तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो जब बी चुकाएगा तो रोजनामचा क्या बनेगा, पी की पूंजी खाते उधार और ए की पूंजी खाते जमा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन थोड़ा याद रखना, मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में काम आ जाए। जब मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो आप इसका यूज कर सको। ओके, तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा थियोरी का, कि साझेदार की निवृत्ति के संजोग बताओ। तो ये पहले बताने से पहले मैं ये वाला जो क्वेश्चन छोड़ा था कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए भारित औसत लाभ की रीति समझाइए। तो भारित औसत लाभ की रीति में क्या है, चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं थियोरी में। ये सारी चीजें मैंने सवाल करवाते समय एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग सवाल को देखे होंगे तो आप थियरी बनाकर लिख सकेंगे। थियरी नहीं भी याद की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, कि कई बार लाभ में सतत वृद्धि का दौर देखने को मिलता है। ये बात मैंने समझाया भी है कि भारित औसत लाभ हम कब यूज करते हैं, जब लाभ लगातार क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। तो ऐसे संजोगों में नजदीक के वर्षों के लाभ को अधिक भार, यानी कि मैंने समझाया था भार का मतलब क्या होता है, महत्व। हम नजदीक के वर्षों को अधिक महत्व देते हैं और उससे पहले के लाभ को कम महत्व देते हैं, यानी कम भार दिया जाता है। ये पहली पॉइंट हो गया। सामान्य रूप से हम भार कैसे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे डैश डैश, और ऐसे अलग अलग वर्षों के लाभ को भार दिया जाता है। अब अलग अलग वर्षों के लाभ को भार देकर औसत निकाली जाने पर उसे हम क्या कहते हैं, भारित औसत लाभ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारित औसत लाभ के रूप में पहचाना जाता है। क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपका भारित औसत लाभ। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने बॉक्स भी बना दिया है। तो बॉक्स कैसे बनाया, जैसे 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25, ये मैंने कुछ वर्ष दिखा दिए हैं। तो आपका सबसे पहले होगा वर्ष, फिर बाजू में होगा लाभ, फिर जो भी लाभ दिया होगा वो लिख देना है, फिर भार देना। तो भार कैसे दोगे, पहले वाले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और पांचवे को 5। तो जो सबसे नजदीक में है उसको ज्यादा देना है, जो सबसे कम है, सॉरी दूर है, उसको सबसे कम देना है। और शुरू हमेशा तुम यहीं से करोगे ताकि गलती ना हो। इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 15। इसको बोला जाता है कुल भार। अब उसके बाद अगला निकाला जाए गुणनफल। गुणनफल कैसे निकलता है, तो इन दोनों के बीच में गुणा करके। इन दोनों के बीच में ये जो दोनों डब्बा है, यानी डब्बा नंबर 2 और ये डब्बा नंबर 3, गुणा करोगे तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं कुल भारित लाभ, यानी जिसका टोटल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कुल भारित लाभ। तो यहाँ पे भारित औसत लाभ का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है कुल भारित लाभ, यानी इसका टोटल डिवाइडेड बाई इसका टोटल। तो कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। और नंबर थर्ड जो हो जाएगा ख्याति। ख्याति क्या होता है, भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो आपको याद रखना है कि भारित औसत लाभ में भी खरीदी के वर्ष से ही गुणा करते हैं। क्लियर हुआ इतना, तो ये हो गया आपका थियरी। अगर आपने इतना लिखा है तो आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपका नंबर छीन ले। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर तो अगला क्वेश्चन था हमारा निवृत्ति के संजोग। तो बेसिकली निवृत्ति के संजोग की बात करते तो निवृत्ति होने के सिर्फ दो कारण होते हैं। तो दो कारण में क्या है, पहला है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार, और दूसरा है साझेदार की निजी कारणों से स्वैच्छिक निवृत्ति। तो ये दो कारण है जिसमें आपको इस कारण का पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, तभी आपको जाके 4 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 लाइन लिख के आ जाओगे तो वो बोलेंगे नहीं ठीक है इसको नंबर दे देते हैं। अगर है तो आपको लिख के दर्शाना पड़ेगा। तो इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार में क्या है, सबसे पहला है सर्वसम्मति से, दूसरा है नोटिस द्वारा, तीसरा है करार द्वारा, चौथा है साझेदार का दिवालियापन,
पांचवा है साझेदार की मृत्यु होने से, और छठा है अन्य साझेदारों के द्वारा। यानी जब बाकी के साझेदार बोल दे भाई हमको नहीं रहना, हम छोड़ के जाना चाहते हैं, तो अपने आप व्यवसाय का क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। सॉरी, अन्य साझेदार उसको निकाल दे तब हो जाएगा उसकी निवृत्ति। क्लियर है इतना? तो ये इतने पॉइंट है, आपको याद रखना है। टोटल 6 पॉइंट है, जिसमें आपका मुख्य 2 कारण है और पहले वाले कारण में आपके टोटल 6 पॉइंट है। क्लियर है इतना? तो ये हो जाएगा आपका 4 मार्क्स का आंसर, निवृत्ति के संजोग। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन डी का जो है, जो भी डाउट रहा होगा मन में, वो क्लियर हो गया होगा। हालांकि पेपर जो है बहुत एवरेज था, ज्यादा ऐसा नहीं था कि भाई इसमें कुछ सोचने जैसा हो। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके राइट होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन नंबर ई। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें मैं 2-2 क्वेश्चन करके बता दूंगा अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर 1-1 क्वेश्चन बताऊंगा, जैसा होगा कि जितना टाइम खींच रहा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।